Hello everyone. We are going to have a session on hypothesis testing. क्या होता है hypothesis testing और how it is carried out. There is a systematic approach towards testing the hypothesis. लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि hypothesis का मतलब क्या है. Hypothesis का मतलब है assumptions which are to be tested in order to arrive at a valid conclusions. इसको हम लोग रिलेट करेंगे अपने सब्जेक्ट मैटर से, लेकिन अभी इतना समझ लें कि कोई भी एजम्पशन जो आप कंसिडर करते हैं, जिसे टेस्ट करना होता है ताकि आप किसी फैक्ट तक पहुंच पाएं, सच तक पहुंच पाएं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये मान लिया कि किसी क्लास का जो एवरेज हाइट है स्टूडेंट्स का, वो 5 फीट 7 इंचेस है। इट इज एन एजम्पशन, और हम टेस्ट करके इस कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं कि वह सच्चाई क्या है। या फिर मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और वह इंश्योर करना चाहती है कि the weight of the products that it offers for sale is 500 grams. So how can it be sure that the weight is actually 500 grams, not less than, not more? तो बहुत बार हमें किसी पॉपुलेशन से रिलेटेड एजम्पशन टेस्ट करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है, क्योंकि यह सारा जो टेस्ट होगा पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में होगा। पॉपुलेशन से हम लोग एक सैंपल निकालेंगे और सैंपल के डेटा पर बेस्ड एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके फाइंडिंग्स को पॉपुलेशन पर जनरलाइज करेंगे। ये मान के चलेंगे कि दिस इज द फैक्ट दैट होल्ड्स ट्रू ओवर द पॉपुलेशन। ये फ्रेमवर्क ध्यान में रखिएगा। एक पॉप तो सबसे पहले पॉपुलेशन का क्या मतलब? पॉपुलेशन का मतलब है a set of all the units, mind the words, set of all the units uh, which are considered for the purpose of the research study in order to arrive at a conclusion. जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किसी क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो उस क्लास के हर एक स्टूडेंट उस पॉपुलेशन का हिस्सा बनेंगे। वी जस्ट कांट स्पेयर वन, एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो पॉपुलेशन का मतलब है सेट ऑफ ऑल द यूनिट्स which you can approach for the purpose of data collection so that you can make a generalized statement relating to the population parameter. अच्छा, ये एक वर्ड आएगा पैरामीटर, पॉपुलेशन से रिलेट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं, जिसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कहते हैं पैरामीटर। जैसे इस केस में द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज द पैरामीटर, ठीक है। और पॉपुलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और कैपिटल एन का मतलब है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मान लीजिए इस क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 60, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। अब जरा सैंपल की बात करें। अब देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट easy to approach every single unit of the population and collect data from that. हो सकता है बहुत geographically scattered हो, या it is too much time consuming. It requires a more of a money to fetch information, and perhaps we don't have that
many trained enumerators as well. तो बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट हो सकते हैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम आल्सो. रिसर्च स्टडी इज टू बी कंक्लूडेड विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उस पर हमें डिसीजन लेने होते हैं. सो इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन राइट नाउ, राइट हियर, यू कैन नॉट बाय आउट टाइम कि एक साल के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिल भी जाए तो क्या अंतर पड़ता है. तो एक टाइम फ्रेम में आपको एक सही इंफॉर्मेशन डेवलप करना होता है जिसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जा सके. लेकिन मैं याद रखिएगा, डिसीजन लेने का जो बेसिक प्रेमाइस है वो है इंफॉर्मेशन. इफ यू आर इन्फॉर्म्ड यू कैन मेक बेटर डिसीजंस, इफ यू आर नॉट देन यू आर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट. तो उसको ध्यान में रखना होगा. तो सैंपल होता क्या है? सैंपल इज ए स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप of units which are selected from the population, right? And this group is selected for the purpose of the research study so that data can be collected from the sample to test a hypothesis so that we can arrive at a conclusion that could be considered valid over the population. यानी पॉपुलेशन को पूरी तरह से स्टडी किए बगैर हम लोग उस पॉपुलेशन से कंसर्निंग किसी इंफॉर्मेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. यही 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 है पूरा फ्रेमवर्क, जिसको ध्यान में रखिएगा. अब ये हाइपोथेसिस जो हम लोगों ने कहा, जो हम लोग का सब्जेक्ट मैटर है, उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे. तो इसका एक प्रोसीजर है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग हैज गॉट अ प्रोसीजर. इसको ध्यान में रखिएगा. और जो सबसे पहला स्टेप है, दैट यू हैव टू सेट द हाइपोथेसिस. सेट दैट, क्योंकि हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो पहले तो हाइपोथेसिस आपको सेट करना होगा. तो जब हाइपोथेसिस सेट करेंगे ना, तो दो हाइपोथेसिस सेट करना होगा एट अ टाइम. क्या? एक होता है नल हाइपोथेसिस, जो जिसको कहते हैं डिफैक्टो है, जो स्टेटस को है, डिफॉल्ट है. या उसको हम लोग कह सकते हैं कि वी बिलीव दैट देर इज नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the parameter of the population and the statistic of the sample. सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं. इसमें एस नहीं होता है, स्टैटिस्टिक है ये. तो पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पैरामीटर, और सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक. तो नल हाइपोथेसिस का मानना है कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस स्टैटिस्टिकली between the population and the sample characteristics. चाहे वो, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि देर इज नो डिफरेंस. अब उसके कॉन्टेक्स्ट में सेट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग H1 से डिनोट करेंगे. नल हाइपोथेसिस को H0, H और छोटा सा जो सुपरस्क्रिप्ट बनेगा वो 0, H0. और जैसे मान लीजिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज एज, तो लिखते हैं म्यू. ये जो म्यू होता है ना, वो पॉपुलेशन को डिनोट करता है. तो म्यू इज इक्वल टू 5 feet 7 inches, राइट. म्यू कैरेक्टराइजेज द पॉपुलेशन, याद रखिएगा. तो ऑल्टरनेटिव क्या होगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि एवरेज हाइट इज नॉट इक्वल टू 5.5 feet 7 inches. तो यहाँ H1 लिखेंगे, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5 feet 7 inches. ये आपने हाइपोथेसिस सेट कर लिया, राइट. अब यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको तो आपने लिखा है मे बी म्यू इज नॉट इक्वल टू 5 feet 7 inches. तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं, या तो 5 feet 7 inches से ज़्यादा होगा या कम होगा.
जो कम होता है अगर, तो उसको हम फिर हम लोग तीसरा लिख सकते हैं। H1 को हम लोग फिर में भी H2 H3 करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो हो सकता है म्यू जो है, इट इज लेस देन 5 फीट 7 इंचेस, राइट। इसको बोलते हैं लेफ्ट टेल। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, उसमें टेल का कॉन्सेप्ट है। तो लेफ्ट टेल लेस देन, या हो सकता है 5 फीट 7 इंच से ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे राइट टेल। तो ये तो खैर अभी कंसिडर करने की बात थी। लेकिन हम लोग दो हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं, और एक दूसरे का एकदम एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट है। दोनों दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। क्योंकि H0 जो है, नल हाइपोथेसिस, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 5 फीट 7 इंचेस। और H1 जो है, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, म्यू इज नॉट इक्वल टू 5 फीट 7 इंचेस। तो ये तो बन गया आपका एक हाइपोथेसिस। अब इसी को टेस्ट करना है कि सच्चाई क्या है। सेकेंड स्टेप पर आते हैं। सेकेंड स्टेप है सेट द सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा। अल्फा से डिनोट करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल को। और ये डिनोट करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। इसको कॉन्फिडेंस लेवल से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए, जो कि सैंपल स्टडी है, तो यू आर टेकिंग अ चांस, देयर इज अ रिस्क। जैसे मान लीजिए अगर हमने अल्फा रखा है 0.05, यानी 95% आई एम श्योर जो मेरा फाइंडिंग है स्टडी का, वो सही है। जैसे अगर हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, तो वो सही है। लेकिन वी कैनॉट बी 100% श्योर। 95% इसलिए क्योंकि हम हमारा जो है अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अगर इसको हम लोग 0.01 कर लें, 0.05 का मतलब क्या है? 100 में 5 बार। तो 100 में 5 बार गलतियां हो सकती हैं। देयर में बी टाइप 1 एरर, जिसको बोलते हैं अल्फा फर्स्ट ऑर्डर एरर। तो हो सकता है टाइप 1 एरर हो जाए अल्फा। इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। टाइप 1 एरर होता है जब एक सही हाइपोथेसिस को आप गलत रिजेक्ट कर देते हैं। इफ अ करेक्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यू आर कमिटिंग एन एरर। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, वही अल्फा। तो जैसे मान लीजिए अल्फा रखा है 0.05, मतलब 100 में 5 बार गलतियां हो सकती हैं। और आपको इसको और कम करना है, तो आप 0.01 लिख लीजिए। यानी 100 में 1 बार गलतियां हो सकती हैं, लेकिन फिर सैंपल का साइज बढ़ेगा और बहुत सारी बातें कंसिडरेशन में आएंगी। तो यू हैव टू सेट अ सिग्निफिकेंस लेवल, स्टेप नंबर 2। ठीक है। अब आगे तीसरा स्टेप जो है वो है, यू विल बी डिसाइडिंग टेस्ट पैरामीटर। अब ये जो हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया है, उसको टेस्ट करना होगा ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एजम्पशन है, और किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी हो रहा है, और क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे कि यह टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक होगा या नॉन पैरामेट्रिक होगा। पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो जहाँ की आपको स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स मालूम होते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, या स्टैंडर्ड डेविएशन। इनका पता है आपके पास, और ये निकाला जा सकता है अगर स्टडी में ऐसा कुछ प्रोविजन है तो। और नॉन पैरामेट्रिक जो होता है वो ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल पे हो सकता है, जहाँ पर ये सब मायने नहीं रखता है। मीन मीडियन का निकालना कोई मतलब ही नहीं, जिसका जिसमें ऑर्डर हो या कोई नॉमिनल हो। स्केल भी अलग अलग तरीके के होते हैं उसमें, ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल्स। क्योंकि अ, अगर आप बातें करें इंटरवल स्केल की या फिर रेशियो स्केल की, तो ये सब में आप निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स। तो आपको डिसाइड करना होगा पैरामेट्रिक टेस्ट में।
जहाँ की आप आपके पास मीन मिल सकता हो पॉपुलेशन का, या फिर जो भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल सकता हो नंबर में। तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट आपके लिए है टी, जी और एफ टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो मेजर टेस्ट है ना जो आपको समझना चाहिए वो है टी टेस्ट, जी टेस्ट, लिखते हैं जेड से, इसको जी बोलते हैं, द करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन इज जी। तो टी टेस्ट है, जी टेस्ट, या फिर एफ टेस्ट, जिसको हम लोग एनोवा बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एनालिसिस। अब इनका कुछ फॉर्मूला है जो डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो है, दैट इज वी विल बी कैलकुलेटिंग द टेस्ट पैरामीटर, टी का वैल्यू कितना आया, या जेड का वैल्यू कितना आया, या फिर एफ का वैल्यू, और उसको हम लोग फिर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप उसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कीजिए, जो कि आपको टेबल से मिलेगा, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो मिलेगा वो वर्कआउट पहले से किया होता है। तो क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम है, जो भी आपका कैलकुलेटेड वैल्यू आया है टी का, तो यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। और अगर ज़्यादा आ गया है तो यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। एक दूसरा ऑप्शन भी है जहां पी टेस्ट निकालते हैं, और पी टेस्ट का मतलब है पैरामेट्रिक, सॉरी प्रोबेबिलिटी। तो वहां पर हम लोग अल्फा से कनेक्ट करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी, वो पी टेस्ट भी आपको पी का जो वैल्यू है वो भी आ जाएगा बाहर से, टेबल बना हुआ है उसका, किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितना पी मिल जाएगा। तो अगर जो पी का वैल्यू जो कि आपको टेबल से मिलने वाला है, ऑलरेडी अवेलेबल होता है वो आपके लिए, उसको आपको नहीं निकालना होता है। तो अगर P इज लेस देन अल्फा, अल्फा कितना रखा था, 0.05 या 0.01, जैसा भी आपने रखा हो, अगर P इज इक्वल टू और लेस देन अल्फा, तो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। और अगर P इज ग्रेटर देन अल्फा, दैट नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। तो ऐसे हम लोग अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, हालांकि ये लोग कहते हैं वी फेल टू रिजेक्ट, नहीं वी फेल टू, उसको रिजेक्ट जो वर्ड है वो नहीं यूज करते हैं, लेकिन वी फेल टू एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा दैट वी हैड। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब है वी विल कंसिडर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू बी ट्रू, एंड द वाइस वर्सा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ही हो गया तो बात बन गई फिर। तो दिस इज द वे, दिस इज द logical progression of steps that will have to be considered while testing the hypothesis. इसके जो basic nuances हैं we will be discussing in the class with examples. Thank you.